डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की। जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी, जो ऑर्बिटल्स हमारे उनकी शेप क्या है, कैसे हमने उसको ड्रा करना है, उसके अंदर नोड कैसे निकालना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर आएगा हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड जो हम पढ़ेंगे हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, और तीसरा जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए भाई, कि कोई भी जो एटम हम ड्रा करते हैं, जैसे ऐसे मैं एटम को ड्रा कर लेता हूं भाई, हालांकि एक्चुअल में एटम ऐसे होता नहीं, लेकिन ये सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो फिक्स नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो n है वो क्या है, 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये जो n 1 है, 2 है या 3 है, ये है भाई हमारे मेन शेल। क्या हमारे मेन शेल। मेन शेल के अंदर क्या होंगे भाई हमारे सब शेल। मेन शेल के अंदर क्या होंगे हमारे सब शेल, और सब शेल के अंदर हमारे क्या होंगे ऑर्बिटल्स। याद रखना आपको। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स तो छोड़ो, टीचर्स को ही नहीं पता होता कि हमने एटम को स्टडी कैसे करना है, उसको याद कैसे करना है। या ज्यादातर बोल देते कि ऑर्बिटल बोल लो, सब शेल बोल लो, मेन शेल बोल लो। बात एक या नहीं भाई, बात एक नहीं है, बात डिफरेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं मेन शेल 1, तो मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 की बात कर रहा हूं, और इसके अंदर सब शेल जो है आपको पता है n की वैल्यू 1 है, तो l कैसे निकालते हैं हम, n माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। मतलब इसके अंदर कौन सा सब शेल होगा, s सब शेल होगा। मतलब जब n की वैल्यू 1 है तो सब शेल क्या होगा हमारा s सब शेल। s सब शेल के अंदर ऑर्बिटल क्या होता है हमारा, एक ऑर्बिटल होता है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं n की वैल्यू 2 की बात कर रहा हूं, n की वैल्यू 2, अब l क्या होता है 0 टू n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई तो 0 होगा एक तो, और n की वैल्यू 2 है 2 माइनस 1, तो 0 टू 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, 0 एंड 1। एक l की जो वैल्यू हो किसके लिए होती है, अपनी p ऑर्बिटल के लिए होती है, p सब शेल के लिए होती है। तो बेसिकली जब n 2 की बात कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर हमारे दो तरह के सब शेल आ गए, एक s सब शेल आ गया है और दूसरा p सब शेल आ गया है। ठीक है, यानी ऑर्बिटल कितने आ गए हैं, एक s ऑर्बिटल आ गया है, और p के कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं n की वैल्यू 3 की बात करता हूं तो क्या हो गया n3, l क्या हमारा 0 टू n माइनस 1, तो क्या होगा हमारा 0, और n क्या है 3, 3 में से 1 माइनस करता तो 0, 1 और 2। तो कौन कौन से ऑर्बिटल आ गए, s, p और d। s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 5 ऑर्बिटल। इस तरह से जो है हम सबसे पहले ऐसे भी ले सकते हैं हम ऑर्बिटल मिलके बनाएंगे सब शेल, और सब शेल मिलके क्या बनाएंगे भाई, मेन शेल बनाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल था भाई, ये वोल्फगैंग पॉली के द्वारा 1925 के अंदर दिया गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस प्रिंसिपल के लिए कोई एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बोल या कोई तथ्य बोल लो, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको जो है कंसीडर किया जाता है, इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाता है। वोल्फगैंग पॉली ने क्या बोला था भाई, कि अगर हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो जो उसके जो 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, उनकी वैल्यूज कभी भी क्या नहीं हो सकती है, सेम नहीं हो सकती है। क्लियर है? अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट तो ये होगी क्या भाई, कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, उनका सेम नहीं हो सकता। दूसरी स्टेटमेंट इसकी क्या थी, कि एक ऑर्बिटल के अंदर, जैसे ये ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी अपोजिट स्पिन में। ये क्या था, इसका दूसरा स्टेटमेंट था। क्लियर है? तो अगर हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे सिंपल एटम की, जो है भाई हमारा हाइड्रोजन एटम। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या लिखी जाती है हमारी 1s1, यानी इसके पास क्या भाई
एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे हम हाइड्रोजन के बारे में? सिंगल इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ऑक्यूपाई लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल विद कॉन्फ़िगरेशन 1s1, कि जो हाइड्रोजन है वो जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो लोवेस्ट जो ऑर्बिटल है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है उसको वो ऑक्यूपाई करता है, जिसके लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, mu उसके लिए 0 है और ms उसके लिए +1 है। ये हमारी 1s1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएगा भाई? हीलियम के अंदर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे? 1s2। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला है, इसको हम कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इन हीलियम एंटर इन नेक्स्ट ऑर्बिटल, या सेम ऑर्बिटल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए n की वैल्यू क्या है? 1 है, l की वैल्यू क्या होगी? 0, me भी क्या होगा उसके लिए? 0, लेकिन ms उसके लिए +1 नहीं होगा, ms उसके लिए क्या होगा? -1 होगा। मतलब 4 जो क्वांटम नंबर है किसी भी इलेक्ट्रॉन के वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। n1 है, l1 है, me 0 है, लेकिन ms स्पिन जो क्वांटम नंबर है अगर पहले वाले का +1 था तो दूसरे वाले का हमेशा क्या होगा? -1। मतलब एक अगर क्लॉकवाइज था तो एक हमेशा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया कि इसके अंदर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, आइडेंटिकल है, एजीमुथल सेकेंडरी या एंगुलर क्वांटम नंबर सेम है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सेम है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर हो वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं हमें? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल सकता है? अभी इसकी मैं डेफिनेशन वैसे ही बोल देता हूँ, या लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कि कभी भी जो क्वांटम नंबर है वो जो सेट होगा उसकी जो वैल्यूज होंगी वो कभी भी, अगर इलेक्ट्रॉन 2 हैं अलग अलग हैं तो वो वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती? सेम नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी नहीं हो सकती। दूसरी स्टेटमेंट मैंने क्या बताई थी भाई, कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन में। तो क्या लिखेंगे सेकंड स्टेटमेंट इसकी? एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, अकोमोडेट बोल लो इसको भाई, या टेकअप बोल लो। ठीक है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट या टेकअप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और उनकी जो स्पिन है भाई दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। क्लियर है? तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो हमेशा किस में होने चाहिए? अपोजिट स्पिन में। अगर आपने 11th 12th में नीट के लिए या IIT के लिए प्रिपेयर किया हो तो वहाँ पे आपको दिया गया होगा, जैसे हमारे पास मान लिया 2p3 है, बताओ इसके लिए एग्जैक्ट जो है अगर हम इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो वो क्या होगी? सही कौन सी होगी? तो 2p3 में एक ये ऐसे होगा, 2p3 में ऐसे भी कर सकता हूँ, 2p3 में ऐसे भी कर सकता हूँ, 2p3 को जो है मैं p के अंदर है ना एक, और ऐसे भी कर सकता हूँ। तो इनमें से कौन सा तरीका सही है? तो ये तरीका सही है। ठीक है, या फिर s की बात कर लो, 2s2 है मान लिया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन और फोर्थ है, इनमें से कोई भी अरेंजमेंट सही नहीं है। कौन सा सही है? तो आववाव पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट क्या है? सही है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन में। इसमें भी दोनों की पैरेलल स्पिन है, इसमें भी पैरेलल स्पिन है, इसमें दोनों क्लॉकवाइज मान लिया, इसमें दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसमें एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्या भाई हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है? लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हैज नो फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन बट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ये क्या भाई? एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। ऑल्दो नो प्रूफ ऑफ द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एग्जिस्ट yet nothing in nature could contradict it। इसके लिए कोई भी जो और प्रूफ है वो अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर हम चाहे तो एक क्वेश्चन ये भी निकाल सकते हैं भाई
कि यहाँ पर डायरेक्ट इसको पॉली प्रिंसिपल क्यों नहीं बोला गया। यहाँ पे जो वर्ड है यूज किया गया है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोला गया है इसको? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है भाई? क्योंकि इसका मतलब है अगर कोई इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर और अगर उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यूज है क्वांटम नंबर की, क्लियर है, तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उस एटम के अंदर वो एक्सक्लूड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एक्सक्लूड हो जाएंगे का मतलब क्या है? वो बाहर चले जाएंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन आए, मान लिया पहला इलेक्ट्रॉन आया, उसकी वैल्यू थी N1 L0 Me0 Ms प्लस हाफ, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा ना, चाहे वो सेम एटम में सेम ऑर्बिटल में है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं इनमें से कोई ना कोई वैल्यू ऑटोमेटिक एक्सक्लूड हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। मतलब वो वैल्यू क्या नहीं रहेगी? सेम नहीं रहेगी। इसलिए इसको क्या बोला गया है? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला गया है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको भाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? इसके बाद अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो भाई, मान लिया आप अगर अभी ड्रॉप किए हुए हो, उसके लिए भी ये जो लेक्चर है आपका बहुत यूजफुल रहता है। क्लियर है? इसके बाद सेकंड रूल आता है हमारा हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। क्या भाई? हमारा हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ये बहुत सिंपल रूल है भाई। इसमें हम यहां से बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी। जैसा कि मैथ की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, मल्टीपल का मतलब होता है भाई गुणात्मक। ठीक है? कि अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कोई एक रियल वैल्यू आती है। ठीक है? कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आती है। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि जब किसी ऑर्बिटल के अंदर या जब किसी सबशेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे तो उसकी मल्टीप्लिसिटी कैसे होगी कि पहले वो सिंगल ही भरे जाएंगे, पहले हम सिंगल भरेंगे और उसके बाद क्या स्टार्ट होगी? उनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। दैट इज आवर हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ठीक है? तो इसकी अगर हम स्टेटमेंट लिखना चाहें, इसकी भी दो स्टेटमेंट है। क्या लिख सकते हैं भाई? फर्स्ट स्टेटमेंट है इन एन एटम नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन P, D एंड F ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली। कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है वो नहीं होगी। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, नंबर नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन S, P, D एंड F ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली। कब तक नहीं होगी भाई? until each orbital of given subshell, each orbital of given subshell contain वन इलेक्ट्रॉन। कब तक पेयरिंग नहीं होगी भाई? जब तक जो सबशेल हमें गिवन है उसके अंदर क्या ना आ जाए? एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अब ले लेता हूं P वाला एग्जांपल। 2p4 है मान लिया, तो इसको हम कैसे भरेंगे? अब P के 3 है भाई, Px, Py, Pz, 3 ऑर्बिटल हमारे P सबशेल के अंदर, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे भरेंगे? ऐसे नहीं भाई कि दो हमने यहीं पे पेयर करा दिए। कैसे भरेंगे? पहले तो क्या होगी इनकी सिंगल फिलिंग, उसके बाद क्या होगी? पेयरिंग। पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, फिर क्या होगी? पेयरिंग स्टार्ट। तो क्या होगी इसकी? 2px2, 2py1, 2pz1। अगर मैं बोल दूं भाई 3d7, क्या बोल दूं? 3d7। अब d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं भाई। कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे? पहले इनको सिंगली भरो, 1 2 3 4 5 सिंगली भर दिए। उसके बाद क्या होगी? इनकी पेयरिंग होगी। दैट्स आवर हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ठीक है? या फिर इसकी दूसरी स्टेटमेंट को, बात वही है दूसरी स्टेटमेंट में, और मैं भी क्या लिख सकता हूं? इसकी स्टेटमेंट को भी बोल देता हूं मैं। इट स्टेट्स से the unpaired electrons present in various orbital of the same shell should have parallel spin। क्लियर है? उनकी जो स्पिन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास है, जैसे मान लिया 3 अनपेयर्ड हैं, तो उनकी स्पिन हमेशा पहले क्या होगी? पैरेलल। उसके बाद जो होगी वो क्या हो जाएगी?
एंटी पैरेलल जो स्पिन हम उनकी कर देंगे। क्लियर है? तो ये था आपका भाई हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। या फिर एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इन एनी सबशेल और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट सिंगली, पहले उनको कैसे भरा जाएगा? सिंगली, एंड आफ्टर दैट देयर पेयरिंग स्टार्ट। अगर सिंगली फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, फिर क्या स्टार्ट होगी? उनकी पेयरिंग। ये मेरी अपनी लैंग्वेज बनाई हुई है, ठीक है? तो इस तरह से ये क्या हो जाता है आपका हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम एंड आयन। क्या जाता है भाई? एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स एंड आयंस। कि अगर हमें एनर्जी निकालनी हो हाइड्रोजन एटम की या हाइड्रोजन जैसे एटम्स की या आयंस की, हाइड्रोजन जैसा एटम तो कोई हो नहीं सकता, आयंस ही होंगे, तो उसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार, हाइड्रोजन लाइक एटम एंड आयन। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, अभी पढ़ा था हमने एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे इसके पास। अगर मैं हीलियम की बात करूँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन जैसा तो नहीं है। लेकिन अगर मैं हीलियम पॉजिटिव लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इसके पास एक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है और ये क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये क्या हो गया? हाइड्रोजन लाइक हो गया है। इसी प्रकार से मान लिया मैं लिथियम 2 पॉजिटिव लिख दूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर वैसे तो 3, लेकिन 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिए, तो बचा कितना? एक, 3 में से 2 का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1s1, तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हमारे हाइड्रोजन लाइक आयंस हैं, ठीक है? तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हमें एक बात का पहले से ही पता है कि जो हाइड्रोजन वो सिंपलेस्ट एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और वो s ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। क्या लिखेंगे? एज वी नो हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास क्या भाई 1 इलेक्ट्रॉन है, विच ऑक्यूपाई s ऑर्बिटल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, विच ऑक्यूपाई s ऑर्बिटल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन। अब जब वो ग्राउंड लेवल पे है तब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल के अंदर है, लेकिन जैसे ही वो किसके अंदर आ जाता है? एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है, कैन जंप, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है भाई? s ऑर्बिटल के अंदर से जंप कर सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है ग्राउंड से एक्साइटेड में, उसके द्वारा हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इक्वेशन दी थी श्रोडिंगर ने, वो क्या थी हमारी? एनर्जी के लिए इक्वेशन थी हमारी -2π² me⁴ अपॉन में n² h², जहाँ पे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और h हो गया भाई हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। जब इन सब की वैल्यूज पुट की गई तो एनर्जी अगर जूल पर एटम में निकालें तो एनर्जी आती है भी हमारी -2.17 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n² जूल पर एटम। अगर इसको मोल में कन्वर्ट कर लें, मोल के लिए 6.02 इंटू 10⁻23 से इसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यूज आएगी भी एनर्जी को कितने आ जाएगी? -1312 इंटू में 10⁻6 अपॉन में n² जूल पर मोल आ जाएगी। तो ये जो एनर्जी आ गई किस में आ गई? पर मोल में आ गई, ठीक है। तो जब हम एनर्जी निकालते हैं, मान लिया मैं एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए निकालता हूँ भाई, एनर्जी क्या किसके लिए निकालता हूँ? फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर आपने एक बार बीएससी करने की सोच ली है, इसका मतलब आप या तो भावी टीचर बनने जा रहे हो या फिर आपको और आगे जाकर के रिसर्च फील्ड में जाना है,
तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए केवल आप उसको रट लो और उसके थोड़ा सा डीप ना जाओ, तो आपको हर एक टॉपिक के डीप में जाना है अगर आपने बीएससी करने की सोची है, केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट के लिए एनर्जी क्या होगी, एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी, अगर मैं इसको किलो जूल में बदल दूं, 1 किलो जूल 10 की पावर 6 होता, तो क्या लिख दूँ इसको माइनस का 1312 अपॉन में, अब फर्स्ट ऑर्बिटल है तो क्या करूँगा 1 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर मैं सेकंड ऑर्बिटल की एनर्जी निकालूं तो एन की वैल्यू 2, तो क्या लिखे माइनस 1312 अपॉन में एन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर E2, तो कितना आ गया माइनस का 1312 अपॉन में 2 का 2 कितना होगा 4, इसको सोल्व आउट कर देंगे, 4 3 जा 12, 2 जा 8 जा, तो किलो जूल पर मोल। क्लियर है। इसी प्रकार से मान लिया थर्ड के लिए एनर्जी निकालनी हो तो क्या हो जाएगी भाई, माइनस 1312 अपॉन 3 की 2, तो 3 की 2 कितना होता हमारा 9, माइनस 1312 अपॉन में 9, तो कितनी वैल्यू आ जाए माइनस का 145.7 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारी इसकी एनर्जी आ गई। क्लियर है। एक और खास बात है भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा जो हम एनर्जी की वैल्यूज निकालते हैं, बोर मॉडल ने जो एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला दिया था, दोनों से जो कैलकुलेटेड एनर्जी है या जो ये जो फार्मूला है, ये दोनों का क्या है सेम है। दोनों ने जो फार्मूला दे रखा है वो क्या है भाई सेम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस एनर्जी ग्राफ के अंदर हम क्या क्या दिखाएंगे, एक तरफ इस तरफ दिखा दे भाई हमारा एनर्जी लेवल एन, और इस तरफ अगर हम शो कर दें एनर्जी। अब सपोज करो ये जो फर्स्ट ऑर्बिटल है एस का है, सेकंड ऑर्बिटल है वो एस का भी हो सकता है और पी का भी हो सकता है, थर्ड जो ऑर्बिटल वो एस का भी हो सकता है, पी का भी हो सकता है, डी का भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्बिटल जो एस का भी हो सकता है, पी का भी, डी का भी और एफ का भी। तो यहां से देखने पर क्या लगता है कि जो सेकंड ऑर्बिटल है चाहे एस का चाहे पी का है, क्योंकि भाई चाहे एस ऑर्बिटल हो चाहे पी ऑर्बिटल हो, एन तो 2 ही रहना है यहाँ पे इस फार्मूला में। अगर एस 3 है चाहे 3p है चाहे 3d है, एन तो 3 रहना है, और 4 के लिए एस 4s 4p 4d 4f रहना है। तो हर एक के लिए चाहे 1s है चाहे 2s 2p है चाहे 3s 3p 3d है चाहे 4s 4p 4d 4f है, सब की एनर्जी क्या रहेगी सेम रहेगी। मतलब अगर मैं दिखा दूं भाई, जैसे ये होगा 1s, इसकी ये एनर्जी है मान लिया, ठीक है, 2s की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, तो यहां पर केवल 2s नहीं होगा, 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी सेम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n की बात हो रही है ना कि l की बात हो रही है, क्योंकि l चेंज होगा ना sp और d और f के लिए, n तो क्या है चाहे 2s है चाहे 2p है सेम रहेगा। उसी तरह से 3s 3p और 3d, इसी तरह से 4s 4p 4d 4f, इन सब की एनर्जी क्या है सेम है। तो क्या निकाल सकते हैं हम यहां से, वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, और क्या बोल सकते हैं हम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ओनली। क्लियर है। तो यहां से भाई अगर मान लिया भाई दूसरे आयन्स आ जाए भाई, जैसे हीलियम पॉजिटिव आ गया या लिथियम 2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो जो उनकी एनर्जी कैलकुलेट की जाती है उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, ई आर बराबर है माइनस आर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस फार्मूला के द्वारा जो हम उनकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर आर जो होता है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, जेड जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और एन जो हमारा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्लियर है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा भाई एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम एंड आयन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल फॉर पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक सिस्टम, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे भाई एक हाइड्रोजन एटम का और पॉली इलेक्ट्रॉन एटम का, और फिर हम डिस्कस करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन एटम्स। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको बार बार ना कमेंट करना पड़े सर ये लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो आपको जो भी लेक्चर अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है। थैंक यू।